जय हिंद बच्चों। आज सुरक्षित शनिवार है और हर शनिवार को एक नए विषय के साथ हम लोग आते हैं। तो आज का जो विषय है वो है जल एवं भूमि का संरक्षण एवं जो है कि वायु प्रदूषण एवं जो है पेड़ पौधों का संरक्षण के संदर्भ में जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो अभी देखते हैं जल संरक्षण क्या है। इसके बारे में संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाव करना। तो बचाव से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जल जो है पृथ्वी पर कितना है और किन किन चीज़ों में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग इसके बचाने के तरीके के बारे में भी जानेंगे। तो पहले जानते हैं हम लोग इसका उपयोग कहाँ करते हैं जल का। ध्यान रखिएगा, जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय का मतलब होता है जो पुनः प्राप्त हो जाएगा, जो पुनः प्राप्त हो जाएगा। जैसे जल कभी देखिएगा ध्यान से समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे आप देखे हैं 8 क्लास में आप लोग जाइएगा पढ़िएगा उसमें, तो उसमें जल चक्र है। क्या है? जल चक्र है। जल चक्र क्या होता है? नदी, झरना, तालाब है ना, या महासागरों से जो है वहां से जल से वाष्प बनकर ये आसमान में जाता है और फिर एक बादल का निर्माण करता है, संघनन बादल होता है और फिर वो जल धरती पे आ जाता है। तो इसे जल चक्र कहते हैं। समझ में बात ना? तो ये जो है नवीकरणीय संसाधन का मतलब जो है होता है वो पुनः यानी कि प्राप्त होना, मतलब पुनः जो है निर्माण होना, ये नवीकरणीय का मतलब होता है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पृथ्वी पर जो है पृथ्वी का जो है 3/4 पृथ्वी का 3/4 भाग जो है जल है। लेकिन इतना जल होने के बाद भी हम संरक्षण की बात क्यों कर रहे हैं, बचाने की क्यों बात कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि धरती से ज़्यादा यानी कि हम लोग जहाँ भूमि पर रहते हैं उससे ज़्यादा जो है जल है, फिर भी हमें बचाने की जरूरत क्यों है, यानी कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं जल संरक्षण के बारे में। इस बात को समझिएगा ध्यान से। क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की बात करें तो यहाँ आप देखे हैं, आपको पढ़ाए हैं, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये वाला है भाग आपका हो जाएगा एशिया। यह देखिएगा ध्यान से, इधर देखिएगा ध्यान से, ये वाला भाग हो जाएगा अफ्रीका, ये हो जाएगा अफ्रीका। यहाँ हो जाएगा आपका देखिएगा ध्यान से, ये यूरोप वाला भाग है यहाँ तक। उसके बाद देखिएगा ये उत्तरी अमेरिका है और ये जो है आपका दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा एक ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ हो जाएगा अंटार्कटिक जो है महादेश है। तो महादेश जो है इतना ही है। महादेश की संख्या कितना है? 7। सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया। दूसरा पर अफ्रीका। दूसरा पर कौन है? अफ्रीका। तीसरा पर उत्तरी अमेरिका। तीसरा पर कौन है? उत्तरी अमेरिका। चौथा पर कौन है? चौथा पर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका चौथा पर। पांचवा पर कौन है? अंटार्कटिका। कौन है? अंटार्कटिका। छठवां पे कौन है? यूरोप। और सातवां पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। 7 महादेश से बताए हैं। लेकिन जो खाली खाली जगह दिख रहा है, इधर भी प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर है। यहाँ देखिएगा ध्यान से अंटार्कटिक महासागर है। यहाँ हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा? हिंद महासागर है। ऊपर में हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर हो जाएगा। महासागरों की संख्या 4 है। लेकिन आपको ये भी बताया है कि 5वां एक महासागर भी है जिसे दक्षिणी महासागर के नाम से जानते हैं। तो इतने महासागर होने के बाद हम लोग फिर जल संरक्षण की बात क्यों कर रहे हैं? तो जल संरक्षण की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समुद्र के पानी हम पी नहीं सकते हैं। क्योंकि इसमें देखिएगा ध्यान से, समुद्र का पानी जो है लवणीय होता है, यानी कि नमकीन होता है, बहुत खारा होता है। इसीलिए समुद्र का पानी का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है पीने लायक जो पानी है पृथ्वी पर, ओवरऑल की बात करें ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है 2.7% है एनसीईआरटी के अनुसार। समझिए बात ना? यानी कि टोटल देखिएगा ध्यान से कि बर्फ के पहाड़ की चोटियों पर बर्फ जो है, हिमानी है, ये सब जो है मिलाकर। लेकिन मानव उपयोग करने वाला अगर कहा जाए कि मानव जितना उपयोग करता है वो पानी कितना है, तो मानव उपयोग के लिए देखिएगा, मानव के लिए जो है केवल 1%, कितना है? 1% अलवणीय जल उपलब्ध है। मतलब पीने लायक जो है पानी 1% ही है जो हम लोग उपयोग करते हैं। कितना प्रतिशत? 1%। लेकिन अगर देखा जाए तो देखिए ध्यान से, लेकिन देखा जाए कि यानी कि अलवणीय जल मतलब पूरा देखा जाए तो 2.7% है। इस बात को समझिएगा ध्यान से। लेकिन हमारी पानी उपयोग करने के लिए कितना प्रतिशत है? 1%। कितना है? 1%। और उसी 1% में पूरा हम लोग पानी पी रहे हैं,
कृषि कर रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, बिजली उत्पादन कर रहे हैं, ये सारा चीज कर रहे हैं, जिसके चलते आने वाला जो है समय में ये ऐसा कहा जाता है कि जो है पानी के लिए जो है युद्ध हो सकता है। इसीलिए पानी को बचाना जरूरी है, अनर्गल उसको खर्चा नहीं करना है, मतलब अनर्गल उसे गिराना नहीं है। तो ये सब हम लोग बात करेंगे संरक्षण में। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मानव के लिए जो है केवल 1% लवणीय जल उपलब्ध है। यह जो है कहाँ है, देखिएगा ध्यान से, भौम जल। भौम जल का मतलब जमीन के अंदर, यानी कि जमीन के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, कल से गाड़ कर उसे निकाल लेते हैं, फिर क्या करते हैं, यानी कि समरसेबल डाल देते हैं या कुआं खान देते हैं या पोखरा तालाब के माध्यम से ये इसका उपयोग करते हैं। बात को समझिएगा ध्यान से। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, नदियों में पानी, भौम जल हो गया, नदियों का पानी जो है इसका उपयोग करते हैं, झीलों का पानी का उपयोग करते हैं, वायुमंडलीय जो है वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में इसे पाया जाता है। इस बात को समझिएगा, ये जो है आपका 1% जो है यहाँ से मिलता है। जल का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, पीने के लिए भी करते हैं। उसके बाद जो है धुलाई के लिए करते हैं, उत्पादन के लिए करते हैं, कृषि के लिए करते हैं, उद्योग के लिए करते हैं और विद्युत उत्पादन के लिए और अन्य कामों में भी पानी का उपयोग किया जाता है, जल का उपयोग किया जाता है। समझ में आई बात। अब देखिएगा ध्यान से, औसतन अगर देखा जाए, पूरे भारतीय बात कर रहे हैं, पूरे भारत के लोग जो हैं औसतन एक भारतीय, एक आदमी, ठीक है, कितना आदमी, एक आदमी, एक भारतीय नागरिक जो है प्रतिदिन 150 लीटर जल का जो है उपयोग करता है। वो कैसे करता है, 150 लीटर रोज एक आदमी अगर पानी को बर्बाद करता है तो समझिए कितनी आबादी है। हम लोग को देश की, अगर भारत की केवल बात किया जाए तो लगभग में 340 करोड़ जो है यानी कि आबादी हो गया है ना, 340 करोड़ के लगभग में आबादी हो गया। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है 121 करोड़ पॉइंट 0 था, तो 11 तो बहुत पहले बीत गया ना, अब आ गए हम लोग 23 में, तो लगभग में 140 करोड़ के लपेट में जो आपका यानी इतनी आबादी है। तो समझिए कितना पानी का जो है उपयोग हो रहा है। तो इसीलिए जो है संरक्षण की बात की जा रही है। बात को समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, पीने के लिए जो है प्रतिदिन एक आदमी, भारतीय एक आदमी जो है यानी कि 3 लीटर पानी का उपयोग करता है। कितना लीटर, देखिए यहाँ लिख दिए हैं लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यहाँ लिखे हैं लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो पीने के लिए कितना उपयोग करते हैं, 3 लीटर। सुबह से लेकर शाम तक यानी कि सोने के समय तक आप 3 लीटर पानी हर एक आदमी जो है लगभग में पी जाता है, ठीक है। खाना बनाने के लिए 4 लीटर का उपयोग होता है। कितने लीटर, 4 लीटर। जबकि नहाने में देखिएगा ध्यान से, एक व्यक्ति नहाने में 20 लीटर, जबकि शौचालय जब जाएगा तो शौचालय में जो है यानी कि 40 लीटर उपयोग करता है। कितना करता है, 40 लीटर का उपयोग करता है। देखिएगा ध्यान से, वस्त्र धोने में मतलब कपड़ा धोने में भी यानी कि 40 लीटर जो है पानी को बर्बाद कर देता है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, बर्तन, खाना बनाइएगा तो फिर बर्तन गंदा होगा, बर्तन धोने में जो है आपका जो है 20 लीटर जो है आपका पानी का उपयोग किया जाता है। जबकि अगर देखिएगा बागवानी, कोई देखिएगा बागवानी रोपा है, फूल पत्ती रोपा है, उसमें डालने के लिए लगभग में 23 लीटर जो है इसका उपयोग करता है। इस तरह से आप जोड़िएगा तो टोटल जो है यानी कि एक व्यक्ति 150 लीटर प्रतिदिन क्या कर रहा है, यानी कि पानी का उपयोग कर रहा है। समझ में बात ना। तो इतना तो हम लोग जान गए कि इस तरह से उपयोग करते हैं, तो उपयोग करते हैं और भी देखते हैं इसका संरक्षण, इसका बचाव कैसे किया जा सकता है। हम लोग अब जानेंगे कि जल का बचाव कैसे करें। समझ में बात ना। तो चलिए आगे देखते हैं जल का संरक्षण, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जल संरक्षण के बारे में। किसके बारे में, जल संरक्षण के बारे में। संरक्षण का मतलब होता है बचाव, तो बचाव के बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसे इसका बचाव किया जाए। देखिएगा ध्यान से, हम लोग देखिएगा ध्यान से, आपको जितनी आवश्यकता होती है उतना ही जल का उपयोग करना चाहिए। मतलब कि जरूरत के अनुसार जो है जल का उपयोग करना चाहिए, उससे अधिक जो है बहाने का या गिराने का जो है कोशिश नहीं करना चाहिए। क्योंकि जानते हैं कि हमारे मानव उपयोग के लिए 1% ही जल है ना, 1% जल है जिसका हम उपयोग करते हैं। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, खाद्य सामग्री तथा कपड़ों को धोते समय नलों को यानी कि खुला न छोड़ना चाहिए, यानी कि न छोड़े। इस बात को समझिएगा, क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जितना काम है उतना पहले बाल्टी में आप रोकिए, उसको धोइए, उसके बाद जो है पानी का जितना उपयोग है उतना करना चाहिए। समझ में आई बात ना। जो बचा पानी है उसको स्टोर करिए, पेड़ पौधे में डालने का काम आता है। इस बात को समझिएगा ध्यान से। जैसे पानी के नलों को इस्तेमाल करने के बाद जो है बंद कर देना चाहिए,
यानी कि पानी के जो है नल जो है इसको इस्तेमाल करने के बाद क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि नहाते समय, देखिएगा ध्यान से, नहाने के लिए अधिक जल का जो है यानी कि जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अब नहाने की जो है जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी का जो है उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि नहा रहे हैं, गर्मी का दिन है तो 10-15 बाल्टी जो है हम नहा रहे हैं, जितना उपयोग है उतना ही करना चाहिए। समझ में आई बात ना। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, तालाबों, नदियों अथवा समुद्र में कूड़ा न फेंके, मतलब कि कचरा आपको नहीं फेंकना है। पानी के हौज को यानी कि खुला ना छोड़े, पानी के हौज को क्या करना है, खुला नहीं छोड़ना है। उसके बाद जल को जो है कदापि जो है नाली में न बहाएं, बल्कि इसे अन्य उपयोग में, जैसे इस बात को समझिएगा, पेड़ अथवा करा की बगीचे को सींचने अथवा सफाई यानी कि इत्यादि के कार्य में लाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कपड़ा धो रहे हैं तो एक बाल्टी पानी जब धोने के बाद उसको कपड़ा को खंगारने के बाद बच जाता है तो उसे दूसरे बाल्टी में रख दीजिए, जिसके अगल बगल पेड़ पौधे आप बगीचा जो लगाए हैं उसमें डाल दीजिए। या मान लीजिए कि दरवाजे पे जो है यानी कि सफाई करना है तो उसको कर लीजिए, या घर को धोना है तो उसका उपयोग कर लीजिए। ये सब करना चाहिए और साफ सुथरे पानी को यानी कि बचाना चाहिए, पीने वाले पानी को बचाना चाहिए। हम लोग एक और करते हैं, कोई क्या होता है कि पीते समय पानी को गिलास में आधा छोड़ देता है और आधा गिलास को क्या करता है, फेंक देता है। ये भी जो है बर्बादी का कारण है। यानी कि उतना ही पानी आप गिलास में लीजिए जितना आप पी सकते हैं, ताकि जो है जल की बर्बादी न हो। समझ में आई बात ना, कि जल का संरक्षण कैसे किया जाए। तो हम लोग समझ गए हैं कि जल का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। अब हम लोग समझेंगे कि भूमि का संरक्षण कैसे किया जाएगा, है ना। क्या अब देखिए, भूमि संरक्षण की बात करते हैं। किसका बात करते हैं, भूमि संरक्षण। लेकिन भूमि संरक्षण से बात करने से पहले भूमि को जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है कि भूमि जो है प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है, इस बात को समझिएगा, यह स्वतः निर्माण होता है और यह स्वतः जो है निर्माण होते रहता है और इसे निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मिट्टी का जब निर्माण आप पढ़ेंगे अगले क्लास में तो उसमें देखेंगे कि चट्टानों के टूटने फूटने से यानी कि क्या होता है कि मिट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी क्या है यानी कि भूमि क्या है, तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। यह पृथ्वी का 29% भाग पर यानी कि है। कितने भाग पर, 29% भाग पर। बाकी क्या है, समुद्र ही समुद्र। पानी को अगर छोड़ दिया जाए तो 29% भागों पर यह क्या है, भूमि है। लेकिन सभी भाग जो है आवास के लिए योग्य नहीं है। भूमि 29% ही है, लेकिन सभी भागों पर यानी कि हम लोग निवास नहीं कर सकते हैं, हम लोग रह नहीं सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं, क्योंकि भूमि उबड़ खाबड़ भी है। अब समतल तो है नहीं कि हम वहां रह पाएंगे। फिर जो है उबड़ खाबड़ स्तराकृति है, फिर कहीं कहीं पर्वत है, बड़े बड़े पर्वत है, पहाड़ है ना, वहां भी हम लोग नहीं रह सकते हैं। तीव्र ढाल है, मतलब पहाड़ों की जो तीव्र ढाल है ये भूमि पर ही स्थित है। मरुस्थल है, कौन है, मरुस्थल है। कोई बताएगा कि मरुस्थल भारत में कौन सा मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल, थार मरुस्थल। किस राज्य में है, राजस्थान। किसमें है, राजस्थान। देखिएगा ध्यान से, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये थार मरुस्थल है। कौन सा है, थार मरुस्थल है। और उसके बाद अगर बात करें कि एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल कहेगा तो गोबी मरुस्थल। कौन है, गोबी मरुस्थल। ये जो है एशिया में है ना, जो यानी कि चीन और मंगोलिया में ज्यादा इसका क्षेत्र पड़ता है। तो कहेगा कि गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया में है। एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल कौन हो जाएगा, किस देश में है, मंगोलिया। कौन है, मंगोलिया देश में है। चीन और मंगोलिया देश में ये पड़ता है। चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर कुछ भाग इसका चीन में है और कुछ भाग जो है मंगोलिया में है। ठीक है। अगर कहेगा कि विश्व में सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो ये हो जाएगा सहारा। कौन हो जाएगा, सहारा। उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। समझ में आई बात। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। संघनन वन, भूमि पर वन भी देखे जाते हैं। बहुत सारे जंगल हैं, बहुत सारे यानी कि पौधे लगे हैं। वहां भी जंगल में भी वो लोग जो है नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जंगल में जो है जानवर रहते हैं, हमारे रहने योग्य नहीं है। इस बात को समझिएगा। नदी घाटियां, मतलब कि कहीं कहीं नदी निकलती है। आप जानते हैं कि गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा है। कौन है, गंगा है। जो गंगोत्री जो है उत्तराखंड से निकलती है, ये उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए, जबकि ये जो है पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उसके बाद देखिएगा, इस क्षेत्र की बात करें तो इसमें भी यानी कि कुछ भाग जो है भूमि पर ही इसका
बनता है। और इसके घाटी की बात कर रहा है तो नदी घाटी में बहुत सारे यानी कि बहुत सारे नदी घाटियां हैं जिसमें कोयला क्षेत्र है, ये सब भूमि पर ही स्थित है। वहां देखिएगा ध्यान से। उसके बाद कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि जो है यानी कि होता है, हम लोग जो यहाँ रहते हैं वो मैदानी भाग में रहते हैं। किस में रहते हैं? मैदानी भाग, समतल भाग में रहते हैं। जहाँ समतल भाग है वहीं पर हम लोग रहते हैं, जहाँ कृषि यानी कि हम लोग घर या आवास बनाकर हम लोग रहते हैं, हमारा रहन सहन होता है। तो ये हो जाएगा आपका यानी कि इस तरह से सभी भूमि रहने योग्य नहीं है, लेकिन जहाँ हम लोग रहते हैं तो मैदानी भाग में रहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि भूमि का उपयोग कहाँ करते हैं। देखिएगा, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे कृषि, खेती करने के लिए हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे खेती हम लोग कहाँ करते हैं? भूमि पर करते हैं। जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, तेलहन हो गया, ये सब हो गया ना, दलहन हो गया, ये सारा किस पे करते हैं? भूमि पर करते हैं। वानिकी जो है, वानिकी की बात करते हैं। खनन की बात करते हैं। तो खनन की बात करते हैं जैसे कोयला का खान। कोयला का खान आप जानते हैं कि झारखंड में जो है यानी कि ये कोयला का खान है। झरिया जो आप जानते हैं, जमशेदपुर जो है झरिया में जो है कोयला जो है बिकता है ना। तो ये कोयला जो है कोयला खनन है। उसके बाद आप अगर मध्य प्रदेश में जाते हैं तो मध्य प्रदेश में हीरा का खान है। हीरा का खान जो है पन्ना में है ना। कहाँ है? पन्ना में। हीरा का खान पन्ना में है। उसी तरह आप देखिएगा ध्यान से, तांबा का है, तांबा का खान है। उसी तरह यूरेनियम है। तो ये खनन जो है ये भूमि के अंदर ही देखने को मिलता है। उसके बाद भूमि पर हम सड़क भी तो बनाते हैं। जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सड़क का उपयोग करते हैं। जैसे दो महानगरों को जोड़ने के लिए सड़क का उपयोग किया जाता है। जैसे आपका गांव है तो गांव से भी सड़क निकला है, ये बिहियां तक गया है, बिहियां फिर जाकर आरा में चल गया है, फिर आरा से आप पटना चले जाइए, पटना से आप मतलब आप बनारस जाना है तो बनारस जाइए। तो ये सड़क का भी निर्माण हम किस पे कर रहे हैं? यानी कि आपका भूमि पर ही कर रहे हैं। रेल का भी निर्माण किस पे कर रहे हैं? भूमि पर कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, पोखरा, तालाब, घर, पर्वत, अन्य काम, सारा काम हम लोग अपनी दैनिक जीवन का सारा काम जो है हम लोग भूमि पर ही करते हैं। दैनिक जीवन का सारा काम किस पे करते हैं? भूमि पर करते हैं। तो अब कह रहा है कि भूमि का संरक्षण कैसे किया जाए, बचाव कैसे किया जाए। आखिर संरक्षण क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि भूमि का जो है यानी कि बारिश के चलते यानी कि पानी के चलते भूमि जो है यानी कि कटता है, मतलब मिट्टी जो है बह कर जाता है। अब देखें ना कि बाढ़ में, आपके गांव में बाढ़ आता है तो बहुत सारा मिट्टी आ जाता है बहकर, बहुत सारा मिट्टी आता है ना बहकर। तो उसका भूमि का मतलब क्या हो रहा है? यानी कि देखिएगा ध्यान से, एक जगह क्षरण हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चल रहा है। तो उसका बचाव कैसे किया जाए, कैसे बचाव उसका किया जाए भूमि का? तो भूमि का बचाव हम लोग करेंगे देखिएगा वृक्षारोपण से। किससे करेंगे? वृक्षारोपण से। वृक्षारोपण जब करेंगे तो क्या होगा कि वृक्ष का जो है देखिएगा ध्यान से, अगर वृक्ष आप देखे हैं तो इस तरह से देखिएगा ध्यान से, वृक्ष इसके जड़ जो है मिट्टी को बांध के रखता है। इसके जड़ क्या करते हैं? मिट्टी को बांध के रखते हैं, जिसके चलते जो है यानी कि मिट्टी का जो है कटाव नहीं होता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है। तो इसीलिए मिट्टी को बचाने के लिए, भूमि को बचाने के लिए आपको क्या करना है? वृक्षारोपण करना है। क्या करना है? वृक्षारोपण करना है। आप देखते हैं कि घास वोस भी है, तो घास जो है आप देखते हैं, दूब उब का घास देखते हैं, मिट्टी को बांध कर रखता है। आप कभी भी देखिएगा ध्यान से, सड़क के किनारे जब सड़क बनाया जाता है तो सड़क बनाने के बाद मिट्टी किनारे किनारे डाला जाता है और मिट्टी पर घास लगाया जाता है। घास सरकार के द्वारा जो रोड बनाता है उसके द्वारा लगाया जाता है, ताकि जो है रोड के किनारे का मिट्टी जो है उसका बरसात के दिन में उसका कटाव ना हो, बहाव ना हो। समझ में बात ना? तो मिट्टी को बांध कर रखने का काम कौन करता है? तो ये करता है आपका वृक्ष करता है, या आप देखते हैं घास करता है। तो छोटे मोटे घास उस भी क्या करते हैं? मिट्टी को बांध के रखते हैं। बात समझ में आई बात? अब आगे देखिएगा ध्यान से, आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण में, बाढ़ अगर नियंत्रण न किया जाए, हमारा बिहार की बात करें, अगर हमारे बिहार जो है ये जो है कोसी, आप जानते हैं कोसी जो है बाढ़ क्षेत्र जो है, कोसी नदी जब आती है तो उधर पूरा जो है आपका बिहार जो है देखिएगा ध्यान से, आधा बिहार जो है बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। तो हम लोग बांध यानी कि बाढ़ पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और नदियों के जो है बाढ़ नियंत्रण के जो तट बनाना चाहिए, मतलब बांध बनाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। उसका उपाय निकालना चाहिए कि ज्यादातर जो है हमारे राज्य में बाढ़ ना आ सके। बाढ़ आएगा तो मिट्टी का कटाव होगा, मिट्टी का कटाव होगा तो एक जगह से दूसरे जगह वो मिट्टी जाएगा, जिसके चलते बहुत सारा, बाढ़ में तो बहुत सारा बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारा जीव जंतु का मर जाता है, जिसके चलते जब बाढ़ खत्म होता है तो बहुत सारा भयानक बीमारियां भी फैल जाती है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से,
अगर खेती करना है जंगली इलाकों में, देखिएगा ध्यान से, जब पानी का ठहराव नहीं होता है तो वहां देखिएगा सीढ़ी नुमा खेती बनाकर खेती की जाती है। सीढ़ीदार जो है खेती करनी चाहिए, मतलब कि जो है अगर मान लीजिए कि ढाल है, तिब्र है, तो सीढ़ी नुमा खेती बनाकर उसका करना चाहिए। नियोजित चराई, मतलब कि आप पशुओं को जब चरा रहे हैं तो कम से कम ये ध्यान रखें कि कम से कम उसको मतलब कि उतना ना चराया जाए ताकि जो है मिट्टी का जो है उखड़ाव हो सके, यानी कि वहां से ये हो जाए। तो ये नियोजित ढंग से चराई भी करनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, खेतों में खूंटी यानी कि ठूठी जो है छोड़ देना चाहिए। जैसे धान हम लोग काटते हैं तो हम लोग छोड़ देते हैं, आजकल खूंटियों को जला दिया जाता है, बहुत गलत चीज है, उसमें नहीं जलाना चाहिए। वो क्या होगा, अपने से सड़ के फिर मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक ना। जो उससे अगर खूंटी रहेगा धान या खेत में रहेगा तो उसका जो है जड़ जो है बांध कर मिट्टी को रखेगा और बाढ़ ओढ़ में जो है यानी कि उसका खेत का मिट्टी बहाव नहीं होगा। समझ में आया ना। तो हम लोग समझ लिए भूमि संरक्षण, क्या समझ लिए, भूमि संरक्षण। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, है ना। देखिए अब हम लोग देखते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। किसके बारे में, वायु प्रदूषण के बारे में। तो देखिएगा ध्यान से, वायु प्रदूषण कैसे होता है पहले जानते हैं। तो वायु प्रदूषण तब होता है जब गैस, धूल यानी कि गंदगी, पराग यानी कि कालिख, उसके बाद जो है देखिएगा वायरस आदि हवा को जब दूषित करते हैं तो क्या होता है, वायु प्रदूषण हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप देखते हैं कि गैस मिल गया, धूल मिल गया, गंदगी, पूरा हवा में जो है धूल कण चलने लगा। पराग क्या होता है, पेड़ पौधे से जो मतलब कि जो पराग निकलते हैं वो जो है परागण के लिए जो है उड़ते रहते हैं, तो पराग होता है। करा कि कालिख जो होता है देखते हैं चिमनी भाटा या कंपनी में से उड़ते रहता है, तो ये वायरस भी है, हवा में जब मिलता है तो क्या करता है, हवा को दूषित कर देता है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, वायु में प्रदूषण की मात्रा जो है यानी कि मनुष्य, देखिएगा वायु में जब प्रदूषण की मात्रा जब बढ़ती है तो ये मनुष्य को भी यानी कि प्रभावित करती है, जानवरों को भी प्रभावित करती है, और उसके बाद देखिएगा पेड़ पौधे को भी प्रभावित करता है, पूरे जो है यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभाव पड़ता है। इस बात को समझिएगा ध्यान से। उसके बाद अगर देखा जाए तो वायु प्रदूषण जो है दो प्रकार के होते हैं। जैसे घर के अंदर का वायु प्रदूषण, घर के अंदर का वायु प्रदूषण होता है एक, और एक होता है बाहरी वायु प्रदूषण, है ना। तो देखिएगा घर के वायु प्रदूषण क्या है, इसके स्रोत क्या है। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग कहते हैं इंडोर वायु प्रदूषण के नाम से भी जानते हैं। जैसे खाना हम जब बनाते हैं तो जब छौंका लगाते हैं तो उसमें से तेल वाला जो गैस निकलता है वो हो जाता है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, खाना पकाने तंबाकू का जो है धुआं, ये सब जो है इंडोर में आता है। जलने वाले जो है ईंधन, देखिएगा जलने वाले ईंधन और किरोसिन। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, एयर फ्रेशनर, नेल पॉलिश रिमूवर, ये इन सब के अंदर जो है हवा फंस जाता है और तो CO2 का स्तर जो है बढ़ा देता है। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को क्या करता है, बढ़ा देता है, जो यानी कि रूम का जो है यानी कि घर के अंदर का जो है वातावरण प्रदूषित हो जाता है, हवा प्रदूषित हो जाता है। बाहरी जो है वायु प्रदूषण क्या है, इस बात को समझिएगा। ये जो है बाहरी वायु प्रदूषण ये होता है वाहन, मतलब कि गाड़ी चलता है तो उसमें से धुआं निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कारखाना भी निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कचरा जलाना मतलब कि आप आग लगा देते हैं तो ये भी हो जाएगा। धूल, उसके बाद बिजली संयंत्र निर्माण, और उसके बाद विध्वंस मतलब किसी का घर ढहाना गतिविधियां, उसके बाद तेल रिफाइनरी, विमान, ये जो है जंगल में आग लगना, ये जो है ज्वालामुखी का जो है यानी कि विस्फोट करना, ये सब क्या है, बाहरी यानी कि वायु प्रदूषण है। क्या है, बाहरी वायु प्रदूषण है। अब देखिए वायु प्रदूषण के कारण यानी कि स्वास्थ्य प्रभावित कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कैसे हमारा जो है स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। देखिएगा जब वायु प्रदूषण होता है तो देखिएगा सिर दर्द होने लगता है, आपका सिर पूरा दर्द करने लगेगा, चक्कर आना जो है, चक्कर किसी को आने लगेगा। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, सांस लेने में किसी को यानी कि दिक्कत होने लगेगी। जैसे धुआं होता है गांव देहात में, आप देखते हैं कि जब लकड़ी गोईठा पे खाना बनता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। उसके बाद कठिनाई मतलब कि पसीना बहुत ज्यादा निकलने लगता है, आंख, नाक और उसके बाद गले में जो है जलन उत्पन्न होने लगता है। ये किसके चलते, वायु प्रदूषण के चलते होता है। उसके बाद अस्थमा यानी कि देखिएगा सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है, आदमी जो है जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है, और गुर्दे का भी नुकसान होता है। ये हम लोग समझ गए यानी कि वायु प्रदूषण के कारण जो है स्वास्थ्य खराब होगा। अब समझते हैं तो देखिएगा ध्यान से, पेड़ पौधे का संरक्षण। क्या समझते हैं, पेड़ पौधे का संरक्षण।
पेड़ पौधे का संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि पेड़ पौधे की कमी से यानी कि देखिएगा ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिसके चलते हम लोग अच्छे से जो है यानी कि सांस नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, इसीलिए पेड़ पौधे लगाना जरूरी है। पेड़ पौधे से हम लोग को और भी क्या चीज मिलता है? तो पेड़ पौधे से हमें फल मिलता है, यानी कि आप देखते हैं बहुत सारा चीज जैसे चाय, कहवा, फल, जूट, कपड़ा, यहाँ तक कि आप कॉफी जो बनता है वो भी पेड़ पौधे से बनता है। समझ में आई बात ना, पेड़ पौधे से बनता है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, पादप संरक्षण के लिए है ना लोगों को यानी कि अवगत कराना एवं प्रोत्साहित करना ये भी जो है जरूरी है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, प्रमुख जनजातियों के लिए निर्यात पर ये रोक लगा देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो पौधे के जो है प्रमुख जातियां हैं उस पर क्या करना चाहिए? प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दूसरी ओर देखिएगा ध्यान से, वनस्पतियों, उद्यानों और शोध संस्थाओं जीन जो है ना, जीन बैंक में यानी कि संकटग्रस्त पौधे के यानी कि जर्म प्लाज्म को जो है सुरक्षित रखना है। क्या करना है? सुरक्षित रखना है। तो ये सारा चीज जो है हम लोग आज जान गए कि पेड़ का संरक्षण कैसे करें, वायु प्रदूषण जो है उसका कैसे बचाव करें। तो ये जो है क्लास समझ में आया? तो चलिए अगले शनिवार को देखते हैं, एक नए विषय के साथ हम लोग आएंगे। आज जो आप लोग पढ़े हैं उसको ध्यान से ये अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करिएगा, ठीक है? तो चलिए आज भर इतना ही। जय हिंद।